प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। नैब तरामीम के हवाले से जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आज उस पर फैसला महफूज हो गया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से आज चीफ जस्टिस का बराह रास्त मुकालमा हुआ, कुछ सवालात हुए, कुछ इमरान खान ने अपने शिकवे भी रखे, कुछ तजावीज़ भी दी, कुछ अपनी राय भी दी, कुछ सवालात जजेस की तरफ से किए गए, कुछ रिमार्क्स तजावीज़ की शक्ल में भी आए। क्या बातें हुई इस पर तो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज हमने इमरान खान के सेल की कुछ तस्वीर सरकारी तौर पर जो जारी हुई हैं, अदालत में रिपोर्ट की सूरत में पेश की गई, वो सामने आई हैं, जिसमें अंदाज़ा होता है कि किस किस्म की सहूलियात उनको दी गई हैं और कितनी बड़ी वो फैसिलिटी है या कितनी कम फैसिलिटी है। बहरहाल इमरान खान ने आज जेल में कहा कि मवाजना आप कर सकते हैं मुझे दी गई सहूलियात का और माजी में नवाज शरीफ को दी गई सहूलियात का। ज़ाहिर है उसमें एसी था, इसमें एसी नहीं है, उसमें मुशक्कती था, इसमें मुशक्कती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप कंपैरिजन कर लें, और ये दावा जो उनकी जानिब से किया गया था इमरान खान की जानिब से कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, इस दावे को अटॉर्नी जनरल ने मुस्तरद कर दिया और अदालत से कहा कि आप खुद वहाँ पर अपना ऑफिसर भेज कर चेक कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ और चीज़ें, आज पार्लियामेंट का इजलास भी चल रहा है, इस वक्त भी इनफैक्ट चल रहा है, उसमें भी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद। और उम्मीद है कि शैला रज़ा मुझे कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगी। मैं आज जो गुफ्तगू हुई है इमरान खान की जानिब से, जिसमें एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट उनकी तरफ से आया है। बैरिस्टर साहब वो कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल किया गया जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब की तरफ से कि पार्लियामेंट क्या तरामीम नहीं कर सकती, उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट तो नहीं कर सकती। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि आज मैंने थोड़ी बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर ही प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया है, और क्योंकि हमारा पार्लियामेंट का सेशन है जो अभी भी चल रहा है, सिंस मेरी कमिटमेंट थी, तो मैं उसको पॉज करके आपके सामने इस शो में मौजूद हूँ। जहाँ तक देखें बात है इस तरह की बात कहने की, तो मैं नहीं समझता कि उनको ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह का इल्ज़ाम तराशी करें। ऑब्वियसली ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, वो अपना काम करेंगे, लेकिन उनके अपनी जो खदशात हैं, या मेरे ख्याल से 2018 में हमारी कई सियासी जमातों की बड़ी रिजर्वेशंस थी इनके अपने रिजल्ट्स के ऊपर, और मेरे ख्याल से 13 वाले फॉर्म भी नहीं मिले 45 किसी को, जब ये इनकी अपनी 18 नहीं, मैं नहीं समझता 2018 के इलेक्शन तो धांधली ज़्यादा थे, खासे धांधली ज़्यादा थे। ऑब्वियसली आपका RTS RMS बैठ गया, और इवन के बल्कि मैं सुन रहा था एक पीपल्स पार्टी के मेंबर थे, वो कह रहे थे कि 5 दिन तक जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है उन्हीं को अपने फॉर्म 45 ही नहीं मिले, रिजल्ट्स भी नहीं मिले। बैरिस्टर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2018 के जो इंतखाबात थे वो धांधली ज़्यादा थे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इंतखाबात पर इल्ज़ाम लगाएं। तो आप भी तो लगा रहे हैं इल्ज़ाम, आप 2018 के इंतखाबात पे लगा रहे हैं, वो 2024 के इंतखाबात पे लगा रहे हैं, क्या फर्क है? हमें हमारी अपनी बड़ी रिजर्वेशंस हैं ऑब्वियसली इस इलेक्शन पे जी, पूरे इलेक्शन पे तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली कि कहीं कहीं हम समझते हैं कि इरेगुलरिटीज हुई हैं। कहाँ मिसाल के तौर पे KP आपका भरा हुआ है इरेगुलरिटी से। अच्छा, ऑब्वियसली कितनी शिकायत आपने ट्रिब्यूनल में जमा कराई? मेरे इल्म में तो नहीं है ऑब्वियसली, और ना ही मैंने कोई उसमें काउंट रखा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान के एक सीट बता दीजिए जहां पर आप स्पेसिफिक जो आपके ज़हन में हो कि ये सीट पर तो बहुत ही धांधली हुई है, भाई ये सीट तो पक्की हमारी सीट थी, कोई और ले गया। नहीं, मैं आपको ऑब्वियसली कोई केस इन पॉइंट तो नहीं बता सकता कि एज अ केस एग्जांपल क्या है। आपने कहा भरा पड़ा, तो मैंने कहा एक आध तो काफी है, 500 से ज्यादा की पिटिशंस हैं, और वो उसमें मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हैं। इसी तरह देखें पीपल्स पार्टी की बहुत रिजर्वेशंस हैं कई हल्कों के ऊपर, इसी तरह MQM की रिजर्वेशंस है कई हल्कों के ऊपर। तो तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो ऑब्वियसली उनकी कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि कोई इरेगुलरिटी हुई है, और कानून में अगर कोई इरेगुलरिटी इलेक्शन एक्ट के मुतरादिफ कोई चीज़ हुई है या आईने पाकिस्तान के मुतरादिफ कोई चीज़ हुई है, तो ऑब्वियसली वो उसको अपने अपने फोरम्स पे चैलेंज कर रहे हैं एज देयर राइट एंड एज दे शुड। सो ऑफ कोर्स उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये देखें, आज ये केस अगेन केस का जो पॉइंट था, जो मेन मकसद था, वो नैब की तरमीम के हवाले से था। ये जो इधर उधर की गुफ्तगू है वो ना तो इज़्ज़त माब जज साहबान के सामने थी, एंड आई थिंक उनको स्नब भी किया गया, उनको कहा गया कि भाई यू शुड पुट अ स्टॉप देयर, बिकॉज थिंग इज़ यहाँ पे उनका जो नैब तरमीम के हवाले से अपील जो गवर्नमेंट गई थी उसके ऑब्वियसली उस हवाले से था। ये केस बाकी पूरे स्पेक्ट्रम पे तो नहीं चलाया जा सकता ना कि आप धांधली से शुरू करें, फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे कहीं आप एलिगेशंस लगा दें, फिर आप कहें कि जी ये नहीं हो सकता। जज साहिबान ने भी कहा
आपने देखा कि जज साहिबान ने भी कहा कि आपने बात करनी है तो फिर पार्लियामेंट, हमारा मशवरा है आपको कि आप पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं या सियासी जमातें हैं उनसे बात करें। सही है, लेकिन देखें, आप नहीं समझते कि कई चीजें तो ऐसे जजेस साहिबान की तरफ से भी आज सवालात की शक्ल में आई जो इस केस से बराह रास्त मुतल्लिक ही नहीं थी। मसलन जैसे जमाल खान मंदुखैल साहब ने कहा कौम आपकी तरफ देख रही है, नहीं, ये जस्टिस अतमिन साहब ने कहा, लेकिन जमाल खान मंदुखैल साहब ने कहा कि जब आग बुझानी होती है तो फिर ये नहीं देखा जाता पानी पाक है या ना पाक है, आप आग बुझाएं, बैठे मुज़ाकरात करें। तो इसका तो नैब तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं था ना। तो जजेस की तरफ से भी फिर कुछ मार्क्स ऐसे है। मैं समझता हूं कि जजेस ने ये जरूर एक इस चीज की तरफ कहा है कि हर चीज हमारी तरफ या हमारे कंधों पे बंदूकें रख के ना चलाएं। आप बराए मेहरबानी पॉलिटिकल इश्यूज को पार्लियामेंट के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के लेकिन ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है ना कि अदालत में केस चल रहा हो, इधर उधर की बात ना हो। तो बड़ी रूटीन, आप तो खुद वकील हैं, आपको पता होती हैं बातें, होती हैं रूटीन की, लेकिन आई थिंक कि माजी में तो हमने ये भी देखा कि लतीफ खोसा साहब से कहा गया कि सरदार क्यों लिखते हो, तो वो केस सरदारी के नाम पर तो नहीं था। तो ये मतलब ये चीजें तो रूटीन में चलती रहती हैं, चलती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर होता कि अपनी जो उनका मुद्दा था उसको बयान किया जाता, पर उस मुद्दे को शायद नहीं बयान किया गया और वो अब रिजर्व है जजमेंट, तो वो जब भी सुनाई जाएगी वो देखा जाएगा। एंड आई थिंक मेरे जो एक थोड़ी बहुत कानूनी जो मैं सारा अमल देख रहा था, मेरे ख्याल से ये मामला यही होगा कि पार्लियामेंट ऑब्वियसली सुप्रीम है और पार्लियामेंट कानून साजी जानती है और पार्लियामेंट कानून साजी करना का इख्तियार रखती है और ये पार्लियामेंट में ही हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं गालिबन। हमारे मोहम्मद साहब, ओके, हमारे साहब कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साहब दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। एक तो ये कि इमरान खान ने आज कहा कि फॉर्म 47 वाले लोग तरामीम नहीं कर सकते। इस पर जो है वो बैरिस्टर साहब की राय है कि बड़े नामुनासिब ये बयान है और ये इल्जाम तराशी है इन इलेक्शन पर। पहले आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं दूसरी बात पे आता हूं जो भी जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, इस तरह है जब हम बात करते हैं फॉर्म 47 की कि ये नहीं कर सकते, आपने देखा होगा कि जब हाई कोर्ट ने बुलाया है इस्लामाबाद में तीनों PMLN वालों को और बाकी सब जितने भी वहां से जिन्होंने किए थे कि भाई आप अपने अपने फॉर्म 45 ले आए। अब सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाकी सब अपने फॉर्म 45 ले गए। चूंकि इनके पास फॉर्म 45 है नहीं, इन लोगों ने कहा कि हम नहीं लेकर जाते, और जब लेकर नहीं जा रहे तो अब ये बहाना मार रहे हैं कि जी अभी देखें अभी स्टेज पे क्या है। अभी सिर्फ और सिर्फ जज ने कहा है, जो कि ट्रिब्यूनल का जज है, उसने कहा है अपने फॉर्म 45 ले आओ। ये लोग कहते हैं जज हमारे बायस्ड हो गया। अब अगर जज इनसे फॉर्म 45 नहीं मांगेगा तो क्या इनसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू मांगेगा, कुछ और मांगेगा, कोई क्या नहीं? उन्होंने राजा खुर्रम नवाज साहब ने कहा कि जी माहौल नहीं है फॉर्म 47 वहां पर देने का, वो ट्राइब्यूनल में माहौल ही नहीं बन पाया, एतमाद भी नहीं है, माहौल भी नहीं है, इसलिए उन्होंने जमा नहीं कराया। वो कहते हैं कि ये सही ट्राइब्यूनल बनेगा तो उस पर देंगे। नहीं, और किधर माहौल बनेगा? मतलब मुझे समझ नहीं आती माहौल क्या माहौल है, ये किस माहौल की बात कर रहे हैं? अगर ट्रिब्यूनल में जब ये कहते हैं, जब हमेशा हम बात करते हैं कि क्या है, और हम अभी ये याद रखें हमने तकरीबन 160 टोटल सीटों को चैलेंज किया हुआ है, जिनमें से 80 के करीब हम नेशनल असेंबली में, उनमें से ये पहली 3 खुल रही हैं। अब ये पहली 3 खुल रही हैं तो ये कहते हैं माहौल नहीं है, इनको माहौल नहीं है, ये माहौल कर रहे हैं। इनको एक अगर ट्रिब्यूनल का जज इनको सिर्फ किस चीज के लिए बुला रहे हैं, कोई मतलब किसी की शादी के लिए बुला रहे ना, वो कह रहे हैं आओ अपने उसमें लिहाज से, इलेक्शन के लिहाज से हमारे साथ बैठो और बताओ कि तुम लोगों के पास फॉर्म 47 है या नहीं है। अब अगर इनके पास फॉर्म 45 है या नहीं है, अब इनके पास अगर फॉर्म 45 नहीं है तो फिर आगे बात क्या करेंगे? इनके पास नहीं है, किसी भी नहीं है। अगर सही मानों में देखा जाए, हम वैसे ही तो नहीं कह रहे कि इनके पास टोटल जो है वो 17 सीटें जायज इनकी शायद बनती हैं, बहुत ज्यादा तीर मार लिया तो 20 के करीब। बाकी इनके पास फॉर्म 45 है ही नहीं, ये है ही फॉर्म 47 की। अब जिन लोगों के पास मैंडेट ना हो, आप उनसे क्या पार्लियामेंट में वो कराओगे?
इस्लामाबाद की सीटों पर खासतौर पर कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, आप फॉर्म 45 लेकर आइए, पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा एक एज ए वकील भी और एज ए पॉलिटिशियन भी, उसमें थोड़ा सा ये असद साहब ये एक एलिमेंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी कि इस्लामाबाद के तीनों कैंडिडेट्स ने की और उन्होंने वाज़े तौर पे अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जिक्र भी किया और बताया भी कि हमें क्या क्या रिजर्वेशंस हैं। सबसे बड़ा इशू पता क्या आ रहा है? सबसे बड़ा इशू ये है कि हाई कोर्ट के जज तो बिल्कुल नो डाउट कि वो हाई कोर्ट के जज हैं, बट आई थिंक कि जब आप एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ट्राइब्यूनल आपको बैठना पड़ता है ना, फिर ट्राइब्यूनल का एक तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। वो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के हवाले से आप उस तरह 199 की जो पावर्स हैं उस तरह नहीं आप चला सकते कोर्ट को। आपको ट्राइब्यूनल का इलेक्शन एक्ट 2017 में पूरा प्रोसीजर दिया गया है जिसमें सीपीसी है और सीपीसी के तहत चलाना है, बजाय इसके कि आपने एज ए रिट जुरिस्डिक्शन मतलब जब कानून बनाया गया था तो क्या कानून बनाने वालों को नहीं पता था कि जज को ये काम नहीं आता होगा? नहीं, आई थिंक पता है उनको। बात जिस तरीके से चला रहे हैं उस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। उस पर वजह यह है कि इनको देखें, नोटिसेस होते हैं, समन्स होते हैं, उसके बाद फिर अखबार इश्तिहार होता है। ये इतना मतलब एक बड़ी अजीब किस्म की जल्दबाजी देखी जा रही है। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं कभी भी कहा, तीनों कैंडिडेट्स कहते हैं कि हम अपने फॉर्म 45 जमा कराने के लिए तैयार हैं, हम अगर करा नहीं गए। लेकिन उसमें सर एक गुजारिश थोड़ी सी सुन लेना। उसमें यह है कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने जमा कराए, बाकी कैंडिडेट्स ने जमा कराए, जो तीनों पिटिशनर्स हैं ये गए हैं, इन्होंने जमा कराए। जज साहब ने राइट देयर एंड देन उन्होंने कहा जी हाँ जी ये तो मैच कर रहे हैं। दिस ही कांट डू। थिंग इज के ये उसके फोरेंसिक्स होने हैं, इनको जो मैच करना है सबसे पहले तो वो होंगे एग्जिबिट, पहले तो उनपे होगी ना जिरा। आप ये कह रहे हैं कि वो जाली हो सकते? नहीं, मैं देखिए कैन नॉट बी रूल्ड आउट, कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये नहीं है कि दो लोगों के पास सेम बॉटल ऑफ वाटर है जब उन्होंने और कहा, वो कहें कि जी हमारी सेम है, आपकी डिफरेंस है। जज साहब ने कहा कि अगर कोई जाली डॉक्यूमेंट देगा तो उसको जेल भेजूंगा, तो इस बात को ना मुस्तफा नवाज खोखर ने माइंड किया ना पीटीए वाले ने माइंड किया, इसको वो माइंड करे जिसने अभी दिया ही नहीं है फॉर्म। देखें द ऑनरेबल ट्राइब्यूनल जो जज साहब हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करें सबके, उसके बाद उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स आते हैं जब ये, तो इसका बाकायदा तरीके से ये एग्जिबिट होंगे। कितने दिन में ट्रिब्यूनल ने फैसला करना होता है? 180 दिन में करना। तो आप कह रहे हैं गैर जरूरी जल्दबाजी, कितने दिन गुजर गए हैं? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल एंड लीगल हिस्ट्री में आप मुझे एक केस बता दें जिसका 180 दिन में फैसला हुआ है। कासिम सूरी साहब 4.5 साल एक स्टे ऑर्डर के पीछे गलत रहे। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। लेकिन मैं ये बात आपको ये जो कहना चाह रहा हूं इस पे थोड़ी सी ये देख लें कि अगर एक रूटीन से हट के अगर ज्यादा जल्दबाजी दिखाई जा रही है और खुद ही उस पर फैसला दिया जा रहा है क्योंकि ए और बी वो उनके पास एक जैसी पानी की बोतल है और तीसरे के पास नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। उसमें एक प्रोसीजर इन प्लेस है सीपीसी के मुताबिक। 4 साल लगे। नहीं, ये नहीं कह रहा सर, मेरी थोड़ी सी अर्जी ये है कि अगर वो जब देखेंगे तो ये इसका पहले एग्जिबिट होंगे, फिर सर एक सेकेंड ये एग्जिबिट होंगे। अब प्रोसीजर तो यही है ना, इन्होंने एग्जिबिट होना है, इस पे शहादतें होनी है, जेरा होनी है, उसके बाद अगर ये फोरेंसिक के लिए भिजवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, ये एक एक डॉक्यूमेंट जो है पूरे जितने भी पोलिंग स्टेशन 320 हैं इन सबका फोरेंसिक्स होगा। फोरेंसिक तो 5 साल में काम नहीं हो सकता सर, इसीलिए तो फिर कानून में 180 दिन क्यों रखे गए? इसीलिए जब ये प्रोसीजर है तो 180 दिन क्यों रखे गए हैं कानून में? देखिए 180 दिन ये 2017 में जब कानून ये एक कमेटी बनी थी और आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर कानून ने भी ये कहा कि ये आप लोग सारे बैठे थे और तमाम जमातों से लोग बैठे थे, ये आपका डिसाइड किया हुआ सारा मामला है और उस टाइम रिटायर्ड जजेस का भी इन्होंने ही डाला था। सही है। ये पीटीआई के तमाम पर लोग बैठे थे। एक शख्स के पास 350 फॉर्म 45 हैं और बाकियों के पास भी इसी तरह। तो एक एक कागज अगर एक एक कागज का फॉरेंसिक होना है तो ये मुमकिन है कि 180 दिन में हो सके? क्या ये मुमकिन है डॉक्टर साहब? देखिए जी, सिंपल सी बात ये है, ये लोग मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। वैसे तो अकील साहब बहुत अच्छे लॉयर लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये अपनी पार्टी का एक केस लड़ रहे हैं, मुझे अफसोस होता है। मुझे अफसोस होता है अपनी उस यंग जनरेशन के ऊपर के जो कि अपनी पार्टी के लिए इतने बड़े बड़े मतलब मुल्क के साथ मजाक और अननेसेसरी के डिले कर रहे हैं। सर पार्टी की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ वो उनकी प्रोटेक्शन तीनों जो पिटिशनर्स हैं उनके राइट्स। जस्ट अलाउ मी राइट्स की बात कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात ये है।
एक है, सबसे पहले हम 6, 7, 8 बंदे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, हम 6, 7, 8 बंदों में से 7 बंदों के जो फॉर्म 45 है वो एक जैसे हैं और एक बंदे का फॉर्म 45 किसी और तरीके से है। आप मुझे बात बताएं इसमें बेईमानी कौन कर रहा है? मतलब आप मुझे बताएं कि इसमें बेईमानी कौन कर रहा है? क्या वो 7 जिनके फॉर्म एक जैसे हैं या वो एक जिसके फॉर्म या है नहीं या उसके फॉर्म पर? सर ये तो बादी नजर में है ना, ये बादी नजर में है, ये प्रीमिस शायद आप कह रहे हैं। हो सकता है कि ये मुझे अभी लेटेस्ट से खबर आई है, कि चांद में एक ऐसा फोरेंसिक लैब है जहां पे ये भिजवाना चाहते हैं कि वो चांद में जाके पता चलेगा, क्योंकि वहां पे ऐसी रेज आती हैं जिसकी वजह से शायद वो जो इंक होती है वो बेहतर तरीके से नजर आती है। अरे खुदा के बंदो यार, आप लोग कितना झूठ बोलोगे यार, कितनी कौम को कितनी दफा झूठ बोलोगे कि आपको समझ नहीं आ रही है कौम। वो ये कह रहे हैं कि अदालत ने एक प्रोसीजर को तो फॉलो करना ही है ना सर, कैसे प्रोसीजर को तो सर कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता ना। बात ये कि रिस्पोंडेंट्स की भी राइट्स है, पिटिशनर्स की भी राइट्स है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी का हक तलफी नहीं होनी चाहिए, कानून में जो चीज दी गई है उससे तो कम से कम फॉलो किया जाए ना। इनको प्रॉब्लम ये है, ये कहते हैं कि हम भी 5 साल बगैर जीते हम लोग रह जाएं। अगर मतलब एक बंदे ने गलत काम किया था, ये उसको प्रीटेक्स्ट लेते हुए कह रहे हैं कि यार तुम पाकिस्तान की अदालत के सिस्टम सर वो आप ही की पार्टी का था ना, फैसला कर सकती है। ये तो जब तक 6 साल 7 साल ना दे ये फैसला कर ही नहीं सकती है। और खुदा के बंदो यार, कभी हम लोग इस मुल्क के लिए सोच ले यार, फॉर गॉड सेक आप लोग क्या कर लोगे? काश कासिम सूरी के टाइम भी मार लिए थे तो अगले 3 सालों में तीर मार लोगे। काश कासिम सूरी के टाइम पे भी यही यार, अगर कासिम सूरी के टाइम पे कासिम सूरी के टाइम पे आप कर लेते। आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई के? आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट आई एम सेइंग कि मे बी दिस अवेकनिंग शुड हैव बीन देयर, दिस अवेकनिंग शुड हैव also been there. I am not trying to say, sir, with utmost respect, I am not. Sir ji, are you trying to say? I am not. Are you trying to say? अच्छा, allow me. Are you trying to say कि एक बंदे का जो गलत हुआ था आज हम 180 बंदे का गलत उस एक बंदे की वजह से करेंगे? कल हम 350 चीजें गलत उस एक गलती की वजह से करेंगे? क्या हम अपने आप को करेक्ट करने जा रहे हैं या हम और गलत करने जा रहे हैं? यार खुदा के लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करो। हम लोग पहले ही बहुत सताए हुए हैं, हर चीज के सताए हुए हैं। इतना प्यारा मुल्क है, इतना अच्छा मुल्क है, सिर्फ चंद लोग जो झूठ बोल के जो यहाँ पे काबिज होना चाहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ काबिज होना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, उसके अलावा कुछ नहीं। यार खुदा के लिए हम लोग सारे, चाहे कासिम सूरी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। डॉक्टर साहब एक और चीज आज कही है इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि जी नैब तो हमारे दौर में भी हमारे कंट्रोल में नहीं था और नैब को कोई और कंट्रोल करता था। जबकि नून लीग कहा करती थी कि नैब न्याजी गठजोड़ है। ये नारा हमने 4 साल तक इनफैक्ट ये सुना कि नैब न्याजी गठजोड़ है। तो इस पर अब नून लीग आज क्या कहती है? एक तो ये, और दूसरा सर मुझे इजाजत दीजिएगा, एक छोटा एक ब्रेक मुझे डॉक्टर साहब लेना है। ब्रेक के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इमरान खान के सेल की आज जारी हुई हैं, उस पर उसका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है नवाज शरीफ साहब के साथ, करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले मैं कहकर गया कि इमरान खान ने कहा कि नैब हमारे दौर में हमारे मातहत नहीं थी। वैसे तो नैब को खैर किसी के मातहत होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान शायद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और लेकिन हम उस वक्त भी जो अपोजिशन थी उस वक्त की, वो ये कहती रही कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है जो हमारे खिलाफ सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले अगर आप इजाजत दें तो हमायूं मोहम्मद साहब कुछ कहना चाहते थे। मैं डॉक्टर साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस जमाने में जो नून लीग के बेतहाशा लोगों को गिरफ्तार किया गया, शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह तो खैर नैब में ना गए लेकिन दूसरे केसेस में गए, तो इन ख्वाजा आसिफ, आमदन से जायद असासे, राना सनाउल्लाह पे बाय द वे आमदन से जायद असासों का केस बना था, ये सब जो है वो नैब अपने तौर पर कर रही थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुझे नहीं पता कि हम लोग पाकिस्तानी कितना सच बोलते हैं या कितना सच सुन सकते हैं या कितना सच बर्दाश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप इलेक्शन कमीशन की मिसाल दे रहे हैं। पाकिस्तान में आज से पहले, बल्कि आज भी अगर आप बेशुमार जो एक मेजर जो लोअर जुडिशरी या बाकी भी हैं उनकी मिसाल ले लें, पाकिस्तान में आप किसी हद तक एक बहुत बड़ा तबका पॉलिटिशियन की मिसाल लें, पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेसी की मिसाल ले लें,
अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई इदारा एज सच इंडिपेंडेंट मींस के जो कि एक मेरिट के ऊपर बगैर किसी प्रेशर के काम करता हो, कोई नहीं है। ठीक है, ये हकीकत है। अगर आप इसको हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा है पास में नैब ने फॉर गुड और बैड हमेशा एक पॉलिटिकल रोल या एक क्या कह सकते हैं उसे ऐसा रोल प्ले किया जो कि सराहा नहीं जा सकता। हालांकि मेरी नजर में जो अगर हम लोगों ने चेक एंड बैलेंसेस नहीं रखे तो हमारे जी सही है। चलें सर, आपकी जरा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा ख्याल है दोबारा कनेक्ट कर लें। इन द मीन वाइल में हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सर उमर अयूब साहब का आज का बयान सुनवा के आपसे आपके 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। उमर अयूब साहब का क्या की बात सुनिए। वो कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में कंफर्टेबल नहीं है और वो इसी साल इलेक्शन देख रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इस हुकूमत के ऊपर किसी का ना कोई एतमाद है, ना ये वो सख्त फैसले ले सकते हैं। हवा का रुख जो है वो रब की मदद के साथ बदल रहा है। महीनों में मेरा ख्याल है बहुत जल्दी साल के अंदर अंदर ही इलेक्शन, मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है। ये हुकूमत गिरेगी और बहुत जल्दी गिरेगी और अपनी बोझ की वजह से गिरेगी। एक सीनियर पीपल्स पार्टी के साहब है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी थोड़ा किसकी पीठ में पहले मारेगा? तो उन्होंने कहा देखें मुस्लिम लीग नून हमारे पीठ में मारेगी या हम लोग मारेंगे। खुल्लम खुल्ला बात हो रही है। तो लिहाजा इस हुकूमत के दिन गिने हुए। सर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कायरा साहब ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, इनमें से कोई भी एक दूसरे की पीठ में छुरा पहले मार सकता है। ये दावा ऑपोजिशन लीडर ने किया है। आप कैसे देख रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को? पीटीआई के गैर संजीदा रवैये की एक आला मिसाल ये भी है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है तो उनको तो गुड लक तो है, मुबारक हो उनको। बड़ा अच्छा हो गया उनके लिए कि हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ गई, बड़ा मजेदार हो गया उनके लिए। तो तीसरी बात यह है कि उमर अयूब साहब ये न कहें तो क्या कहें कि इनका आपस में बहुत अच्छा इत्तेफाक है और मिलजुल के चल रहे हैं और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए ये आपस में यकजान हुए बैठे हैं और सर जोड़ के कोशिश कर। ये तो नहीं कहेंगे ना, तो यही कहेंगे लोगों के अंदर। अपने कारकुन को भी उन्होंने हौसला देना है कि नहीं नहीं भाई कोई मसला नहीं, हम तो बस इलेक्शन हो रहे हैं और ये हुकूमत जा रही है। तो ये बहुत हुकूमतों के बारे में हम भी यही कहते रहे, हमारे बारे में भी यही कहा जाता रहा और हुकूमतें चलती रहती। ये रूटीन का बयान है आप समझते हैं? रूटीन का नहीं, उनके अलावा वो तो उसके अलावा आप मुझे बता दीजिए वो क्या स्टेटमेंट। वो ये कह सकते थे कि इन दोनों में मुखमुखा चल रहा है और मिल बांट के लगे हुए हैं, जैसे कि माजी में वही बात है ना कि आपस में इनका। देखिए मसला क्या है, बात तो फिर रही हुई मुखमुखा चले। मैंने आपने बड़ी आला किस्म की सर, मैंने उनका स्टेटमेंट कोट किया कि माजी में वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। आपने निकाली आपने तो आपने अपने दिल की बात के लिए अपने नहीं कायरा साहब, दिस इज अनफेयर। मैंने कहा कि वो लोग माजी में ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते रहेंगे। छोड़ दीजिए ना, मैंने आपके मुंह से सुना इसलिए मैंने कह दिया। सो मेरी बात मैं तो कोट कर रहा हूँ, आपकी मैं कर लेता हूँ। सो गुजारिश है, मैं को आपको इल्जाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये कहा तो इसका मतलब भी तो यही है ना कि हम आपस में बड़े सुलूक इत्तेफाक में हैं। चले हम फेयरली ना सही मुखमुखा बकौल आपके या बकौल उनके उसके तहत है, तो मेरा हुकूमत तो बड़ी तगड़ी है ना, यही कहना। तो ये तो वो नहीं कह सकते, वो यही कह सकते हैं जो उन्होंने कहा है। तो मेरे ख्याल में इस खबर के अंदर कोई बड़ी खबर नहीं है। उमर अयूब ने जो कहा इसके अलावा उनके पास कोई लफ्ज है ही नहीं। और दूसरा वो जो कह रहे हैं इलेक्शन देख रहे हैं, भैया सामान के अंदर को हर तरफ हरा हरा नजर आता है, उनको आने दे क्या सही है। हाँ चलिए, ये बात तो आपकी ठीक है कि जब तहरीके साहब की हुकूमत थी तो ऑपोजिशन भी यही कहा करती थी उस वक्त भी कि भाई ये इलेक्शन का साल है, वो 3-4 साल तक ये हमारे एहसास तो है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे नैब के हवाले से। आज जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी और सुप्रीम कोर्ट में दी और उनके सामने की, उन्होंने कहा नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी। यानी बेसिकली उन्होंने डिसऑन कर दिया कि जितनी गिरफ्तारियां उस जमाने में नैब के तहत होती रही हैं उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं था, हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। और बदले में वो कहते हैं कि 5 दिन में मुझे 31 साल की सजाएं सुनाई गई हैं इलेक्शन से पहले। ये आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है। आप इत्तफाक करते हैं इस बात से जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है? बड़ी माजरत के साथ माफी चाहता हूं। आप मुझसे क्या तवक्को करते हैं? मैं कहूंगा हाँ, मैं कह सकता हूं। बात यह है कि इमरान खान साहब की बातें तो उतनी ही मतलब गैर मंतकी हैं और गैर असूली है जितना उनका मौका हुकूमत में गैर मंतकी था। बात यह है कि खान साहब बाकायदा नैब को हदायत देते रहे, उनके वजीर बयान देते रहे कि कल फलां पकड़ा जाएगा, परसों फलां पकड़ा जाएगा, और बाकायदा जेलरों को वजीर आजम हाउस से फोन जाते रहे
नैब का जो कारकर्दगी थी, और मुझे कहने की खैर जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि मैं अगर आपसे ही कहूं कि आपकी क्या राय है, तो आप भी खान साहब की स्टेटमेंट को सर्टिफाई नहीं कर सके। सही है कह रहे साहब, मगर इशारा उनका जिस तरफ है वो समझते हैं कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, सर छोड़िए ना, वो उनके वो क्या कहते हैं, मेरे लिए वो अहम नहीं है। मेरे लिए ये अहम है कि आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, कौम क्या सोचती है। वो इमरान खान के बयान की हकीकत है। अब हयाई की तरह तो उसमें क्या करना, क्या बात करनी है। तो सर अब जो फिर 190 बिलियन पाउंड केस है, या तोशाखाना के जो केसेस हैं, या नैब के जो केसेस हैं, इसको आप दुरुस्त समझते हैं? आप समझते हैं कि आज नैब के ऊपर असर रसूख नहीं है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई अदारा आजाद नहीं रहा इस वक्त। तो हालत मेरे भाई, सच्ची बात यह है, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल फेयर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। इस वक्त तो सियासी जमातों के पास कुछ, एक हुकूमत जो है वो तो है ही बेबसी, डाइल्यूटेड सी हुकूमतें होती हैं हमारी। कुछ हुकूमत जो सिविल होती है उसके पास इख्तियार होता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट के पास होता है, कुछ अदालतों के पास होता है। आजकल तो होता यह है कि रोज सुबह उठ कर लोग देखते हैं अदालत क्या कह रही, फलां जगह मीटिंग हुई है उसका क्या रिजल्ट आ रहा। मीडिया के अंदर डिबेट चली है, सोशल मीडिया में क्या है। लोग हुकूमत की तरफ कम देखते हैं। हमने तो हुकूमत को बहुत हिस्सों में बांट दिया है, और सियासतदान सिवाय गालियां खाने के इख्तियारात की हद तक तो बहुत कम इख्तियार उधर रह गया है। अदालत ने बहुत सारे इख्तियार ले लिए, आप मीडिया ने बहुत सारे इख्तियार ले लिए, वकला ने ले ली। इस मुल्क के अंदर जो मजहबी तबका है वो अपने तौर पे बादशाह है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करके कहता है हम जो कहते हैं यही सदाकत है। तो इस मुल्क के अंदर तो बड़े सारे मसाइल हैं, इसको तो तरफ। आपने ये जुमला यही कहा जो मैं सुन पाया कि आपने कहा कि बेबस सी हुकूमत है ये। मैं हमेशा गवर्नमेंटों को कह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर डाइल्यूटेड हुकूमतें होती हैं। कुछ गवर्नमेंटों के पास इख्तियार होता है, सिविल गवर्नमेंटों के पास बहुत सारे इख्तियार तो हमारे बहुत सारे इदारे ले चुके होते हैं ना। इस्टेब्लिशमेंट के पास हाँ, अदलिया के पास हाँ, मीडिया के पास हाँ, उलमा के पास हाँ, बेशुमार तबके हैं ना जिनके पास इख्तियार है। इख्तियार क्या है? एक जमात, मजहबी जमात उठती है, वो आके चैलेंज करके कहती है हम इस्लामाबाद बंद करने लगे, हम जीटी रोड बंद करने लगे, और गवर्नमेंट में बस है। गवर्नमेंट उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन करती है लीगल, तो उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, सोसाइटी कहती है जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है। इसी तरह जनरली भी अगर किसी के खिलाफ केसेस बन जाते हैं, तो आज हालात ये हो गई है कि जिसके खिलाफ जनरली पता होता है कि इसके खिलाफ जनरल केसेस बने हुए हैं, वो भी झटाई से कह रहा होता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और उसकी भी बातें चल रही होती है मीडिया में अंदर, उसकी भी सोशल मीडिया के अंदर तस्वीर आई है, क्योंकि वो उसके पास सोर्सेज हैं, उसके पास वसाइल हैं, और उसने कंपनियां हायर की हुई हैं, उसका सोशल मीडिया अकाउंट बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं। तो इस पर राय दीजिएगा, मगर आप इजाजत दें तो मैं छोटा सा ब्रेक ही ले लेता हूं। ब्रेक के बाद वापस आकर फिर मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। एक सवाल मैं और रखता हूं, फिर मैं इसी सवाल को बाकी मेहमानों के पास ले जाऊंगा। कायरा साहब, आज तस्वीरें कुछ जारी हुई हैं इमरान खान के सेल की। हम आज तक ये सुनते रहे हैं, चूंकि ये पहली मरतबा तस्वीरें आई हैं, कि उनको बहुत सारे कमरे मिलाकर उनका एक बड़ा सेल बना दिया गया है, और जिसमें वो वॉक भी कर सकते हैं, जिसमें वो एक्सरसाइज भी करते हैं, और बड़ी पुरतायुश किस्म की उनकी जेल है। इतनी शाहाना के माजी में किसी और को नसीब नहीं होगी। लेकिन तस्वीर शायद आपकी नजर से भी गुजरी हों। आज उन्होंने ये कहा है, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से, कि मेरे और माजी में नवाज शरीफ के सेल से या उनकी जेल से कंपैरिजन कर लिया जाए। यानी इनके पास रूम कूलर है, उनके पास एसी था, उनके पास मुशक्कती था, इनके पास मुशक्कती नहीं है, और कमरा भी बड़े छोटे साइज का है, वॉशरूम भी दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज का सामान शायद बाहर उसमें पड़ा हुआ है। तो आप कैसे, क्या आप कंपैरिजन करना चाहेंगे, और क्या वाकई साबिक वजीर आजम को इसी तरह की क्लास मिलनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि किसी को भी क्लास नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई मुल्जम है, कोई कैदी है, हाँ, जब तक वो मुल्जम है, इल्जाम है तो बिल्कुल नहीं, उनको बड़े एहतराम से रहना चाहिए, उनके ऊपर इल्जाम है। लेकिन ये एहतराम बाकी लोगों का भी होना चाहिए, उनके साथ भी हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को जुर्म साबित होकर सजा हो जाती है, तो फिर उसके साथ रियायतें नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मजहब भी कहता है, कानून भी कहता है। तीसरी बात, आपने इमरान खान साहब के बयान तो सारे ही आज मुझसे सवाल कर दिए कि उन्होंने ये कहा तो क्या राय है। उसके जवाब में जो हुकूमती तरफ से
वकला ने या अटॉर्नी जनरल ने या जो भी गवर्नमेंट के तर्जुमान थे, उन्होंने जो बातें कही हैं कि जनाब आप तो अदालत चाहे तो जाके वहां पर अपना कोई कमीशन भेज के चेक करा ले, आप अपने तौर पर तसल्ली कर ले, उसका भी जिक्र फरमा देते हैं। मैंने इंट्रो में भी किया और उस आपसे आपकी आमद से पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा ये मैं बता चुका। मेरे सवाल के तो आपने मुझ पर तो सवाल किया। चलिए मैं माजरत चाहता हूँ, दोहरा देता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जी भेजें वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वर भेजें और खुद फैसला करें। तो मेरे ख्याल है ये ज्यादा अच्छा होता कि आप ये मैं होता तो, अगर मैं मेरी राय में, चले मैं आपको नहीं कहता, मेरी राय में ये ज्यादा मौजू है कि अटॉर्नी जनरल साहब के बयान को और खान साहब के बयान को इकट्ठा रख दें एक तरफ और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करें कि वो अपना कोई कमीशन भेज के चेक करा लें, ताकि ये डिबेट बने ही ना। बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप क्या बैरिस्टर अकील मिर साहब आप कैसे देखते हैं उस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास जो सेल था जिसमें एसी वगैरह लगा हुआ था, चले ये तो एक अलग बात है कंपैरिजन करना। एक बात याद रखिए, हेलो जी काये साहब, एक बात याद रखिए, खान साहब ने एक अमेरिका में स्टेटमेंट दी थी जी कि मैं जाके इसे उतरवाऊंगा, मैंने कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल उन्होंने ये कहा था लेकिन उतरवाया नहीं था। बिल्कुल सही है। लेकिन सर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि आज तक नून लीग के लोग तो ये कहते रहे कि जनाब इतने लाख रुपए का खाना खा गए और पुरतायुश किस्म की जेल है और ऐसी जेल तो आज तक कभी किसी ने नहीं काटी। ये बयानिया या बयान तो गलत साबित हो गया नून लीग का। इन तस्वीरों से अंदाजा नहीं होता। आप कभी अडयाला जेल गए हैं? नहीं। मैं गया हूं अंदर। अच्छा, मैं बाहर ही देखा है और मैंने देखा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब नॉर्मल जो एक बैरक होती है जी, मैंने वहां पे अंदर मैंने रहा भी हूं, मैंने देखा भी है। ये जो मैंने आज तस्वीरें देखी हैं ये वाकईतन पुरतायुश हैं। अच्छा। मैं नहीं समझता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को या मरियम साहिबा को ये फैसिलिटीज अवेलेबल। वैसे मुझे क्या वहाँ पे मुख्तलिफ इम्पोर्टेड सीरियल नहीं पड़े हुए? क्या वहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट है वो नहीं पड़ा हुआ? वहाँ पे सेपरेट बाथरूम भी कमरे में ही है। ये नवाज शरीफ साहब का खाना घर से नहीं जाता था? घर से आता था। मरियम नवाज का खाना घर से नहीं जाता था? स्पेशल किचन तो नहीं बनाया हुआ था ना जेल के अंदर। स्पेशल किचन इनका बना हुआ है। ये स्पेशल किचन और कैबिनेट वहां पे इनकी बनी हुई है। पूरा इनका जो एक किचन का सेटअप है, इनकी फरमाइश पे खाना बनता है। वो तो घर से, वो तो कम से कम ये तो कह सकते हैं ना, कम से कम उनका वो अफोर्ड तो कर सकते थे ना। जरूरी है जो वो डिजर्व नहीं करते वो क्यों नवाजिशें हुकूमत क्यों कर रही है? देखें बात सुनिए, क्यों ये सीरियल और क्यों बाकी चीजें जो एक कैदी को नहीं मिलनी चाहिए क्यों दे रही है? आप जवाब दें। मैं आपको ये कहता हूं, मुशक्कती वाली ये इंतहाई झूठी बात है। मुशक्कती इनको मिले हुए हैं। मैंने अपनी उस दिन भी कई मीडिया चैनल्स पे मैंने ये बात की। मैंने कहा जी 7 कमरे हैं, बड़ी पुरतायुश किस्म की आरामदेह जिंदगी गुजारे हैं। वो लाइब्रेरी भी आपने देखी, वो तस्वीर में आ गई सर। लेकिन जो टेबल और तस्वीर जो मुझे समझ आई, टेबल और चेयर भी आपने अच्छा जरा वो एक तस्वीर कमरे टेबल और चेयर मियां मोहम्मद स्क्रीन पे दिखा दें, आप जरा देख के कमेंट कर देना। चलें अगर वो फुल स्क्रीन पे वो वाली तस्वीर चला दें जो उनके, जिसमें उनका बेड भी है, पीछे वॉशरूम भी दिखाई दे रहा है, साथ में ये देखिए ये वाली तस्वीर देखें, एक साइड में बेड है, साथ में वो टेबल है और पीछे एक रूम कूलर है, उसके साथ ही वॉशरूम है। ये सेल मेरा ख्याल है 10 बाय 10 या 10 बाय 8 इससे बड़ा दिखाई नहीं देता। आप कह रहे हैं 7 कमरों को मिला के बनाया गया, तो ये डेथ सेल तो नहीं है ना? ये तो उनकी बात झूठी हो गई। मौत तो हुई भी नहीं है। नहीं, ये डेथ सेल तो नहीं है ना। फिर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? वो दिखाए ना तस्वीरें जरा, वो लाइब्रेरी की भी आ रही हैं, फिर जो नेल्सन मंडेला पढ़े हैं उसकी किताब पढ़े हैं वो भी दिखाएं। वो भी दिखाएं कि असल जो जेल नेल्सन मंडेला ने काटी थी वो जेल कैसी थी। माजरत के साथ जो मरियम साहिबा को, जो मियां साहब को जो जेल मुयस्सर थी या जो इस तरह थी, या इवन के भुट्टो साहब को जो जेल मुयस्सर थी, या इवन के राणा सनौला साहब को जिस तरह की काल कोठरियों में डाला हुआ था, माजरत के साथ इससे वो छोटे ही कमरे थे, वो बड़े कमरे नहीं थे। इमरान खान को जेल में जो फैसिलिटी दी गई है इस पर बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि अभी भी इस बात पर वो कायम है कि ये इससे बेहतर फैसिलिटी आज तक किसी को नहीं दी गई। इसमें बिल्कुल सही कहते हैं, इससे बेहतर फैसिलिटी किसी को नहीं दी गई थी। इन लोगों को प्रॉब्लम होती थी जब इमरान खान कहता था, और उसने कहा किया कभी नहीं है कि अगर मैं एसी उतार दूंगा उस पर इनकी जान जाती थी। यहाँ आपने इमरान खान का और दूसरे कमरे को सामने देखा हुआ है। अब मैं अगर ये कहते हैं ना कि मरियम नवाज का कमरा इससे छोटा था, तो मैं सिंपल से पूछता हूँ, इस कमरे में मुझे बात बताएं, वो कुकिंग जगह जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा जो कि एक जीनियस है, जिन्होंने इम्प्रोवाइज किया था, इस्त्री का फ्राई पान से इस्त्री का नया तरीका इम्प्रोवाइज किया था, वो कहाँ किया था? मतलब वो इसमें कोई जगह है? इस चारपाई जो आपने साइड पे दिखाई हुई है, इसकी टोटल लेंथ होती है 6 या 6.5 फुट होगी, ठीक है।
उसकी चौड़ाई होती है तकरीबन 3 फुट के करीब होती है। तो 6 और 3 ये हो गए, मतलब 3 फुट ये हो गए। बाकी आपने देखा एक टेबल है, जो टेबल जो होती है वो आमतौर पर 2 से 2.5 फुट की होती है, और उसके साथ कुर्सी कर लो तो वो तकरीबन 4 फुट ये लेती है। दरमियान में टोटल 2 फुट की जगह नहीं रहती। तो 3 और 4 6, 3 और 4 7 और 2 दरमियान में हो गए, तो 8 से 10 फुट का तो उसका वो है। 6 चारपाई ये 4 है, तो बहुत ज्यादा अगर आप इसको कर लेंगे तो 10 बाय 10 का कर लेंगे या 8 बाय 10 का इसको कहेंगे। लेकिन एक चीज और, मैं कल आरिफ अलवी साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि इमरान खान को ऑफर की गई कि बाहर चले जाए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। तो सुनिए आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा था। ये ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। जी वैसे साहब, आपने कब हुकूमत ने ऑफर की कि मुल्क से बाहर जा सकते हैं डील लेकर, की थी ऐसी? नहीं, हुकूमत ने तो कोई ऑफर नहीं की। किसने की? मुझे नहीं पता किसने ऑफर किया। अगर किसी को ऑफर, मेरे ख्याल से ये खुद ही से ऑफर्स बना रहे हैं कि कोई ऑफर इनको कर ही ना दे, लेकिन मेरे ख्याल से इनको कोई ऑफर नहीं है, ना तो इनको कोई डील है, ना ही इनको कोई डील है। अच्छा। और जो केसेस हैं वो इनको फेस करने हैं। जो आए रोज इदारों के खिलाफ जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिस तरह का ग्राफिक मटीरियल लगा रहे हैं अपनी ट्विटर पोस्ट पे, एक्स पोस्ट पे, आपने देख ही लिया ऑब्वियसली। जिस तरह के ये चाहते हैं कि इदारे आपस में तसादम की एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाएं कि इदारों के अंदर बैठे हुए कल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब बातचीत का कोई इम्कान रह ही नहीं क्या? नहीं, अब तो नहीं रहता, खत्म, बातचीत नहीं होगी। अब बिल्कुल बातचीत नहीं होगी इनसे। देखिए, आप 1971 के साथ जो मुताबिकत दे रहे हैं, जिस चीज से मुल्क को नुकसान हो रहा है, अब आप देखें, एक तल्ख हकीकत है 1971 की पाकिस्तान की हिस्ट्री में। नहीं कहना चाहिए। देखें, उन्होंने ये माजरत के साथ उन्होंने जो पूरी अक्कासी की है, जो पूरी एक ग्राफिक मटेरियल तैयार किया है, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा था। नवाज शरीफ साहब ने शेख मुजीब की बात की थी, लेकिन इन्होंने जो किया वो मेरे ख्याल से 10 स्टेप आगे जाके जो मतलब एक पूरा एक सांचा बनाया। उन्होंने भी कहा था कि जी उसका मैंडेट नहीं दिया गया था, मेरा भी वोट को, मुझे भी इज्जत नहीं दी, मेरे वोट को भी इज्जत। देखिए, मेरे ख्याल से मुल्क के जो ताल्लुकात हैं वो इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि हमारे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ हैं वो किसी न किसी स्टेज पे ख़राब किए जाएं। ये इनका वतीरा रहा है, ये यही करते रहे हैं। अभी देखें, बांग्लादेश के साथ उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए। अब ये चाह रहे हैं, जो मुल्क यहाँ पे SIFC के थ्रू इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इन्होंने एक और कैंपेन स्टार्ट की है। वो कैंपेन आपने देखी कि SIFC के ऊपर इन्होंने इस तरह का मतलब मात लगाए और क्या क्या कहा, उसको मतलब एक फेलियर की तरफ लेके जाने की कोशिश की माजत के साथ। ये वही SIFC है जिसमें सऊदी अरेबिया 5 जो $billion है वो कमिट कर चुका है। $10 बिलियन UAE कमिट कर चुका है। बड़ी अच्छी बात। इसके अलावा ईरान भी इसमें आ रहा है। इसके अलावा चाइना CPEC अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग, PM का जो विजिट है चाइना में, वो CPEC फेज 2 उसका शुरू हुआ है, MOU साइन हो चुके हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। तो बात सुने, हम हो या ना हो, it doesn't matter, Pakistan should be there. And this is what I'm saying कि politicians come, politicians go. पाकिस्तान बिल्कुल सही है, पाकिस्तान को सबसे ऊपर होना चाहिए और पाकिस्तान ही सबके मुफादात से आगे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर हमारी मोहम्मद साहब भी मौजूद थे, हमें कमर जमान कारी साहब ने भी ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।